Welcome to my YouTube channel English Study Sphere. In this video, we will explore the writer's biography, summary, background of the text, characters, themes and symbolism. Please make sure to watch till the end and don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell so you never miss an update. Now we will discuss about Joseph Conrad. He was born in Poland and later became a British citizen. He wrote in English language, which is also considered his second or third language. He spent more of his years as a merchant seaman, and the journey which inspired his writing, A Heart of Darkness, was the Congo River journey in 1890. And he is considered as early modernist, known for frame narratives, unreliable narrators, and dense psychological prose. And core themes of his writing is imperialism, moral ambiguity, darkness, allegation, etc. Because he more explored the darkness of the soul, greed, moral dilemmas, and human nature. And here we will discuss his main theme, कोर थीम ऑफ हिज राइटिंग इम्पीरियलिज्म. एक्चुअली इम्पीरियलिज्म होता क्या है? इम्पीरियलिज्म एक कंट्री दूसरी कंट्री पर उसके रिसोर्सिस पर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर पर कंट्रोल जमा लेती है और उसकी जो राइट्स हैं, उसके रिसोर्सेज हैं, उसको एक्सप्लॉइट करती है. तो ये नावल भी एक्चुअली हमें यही बताता है कि किस तरह ये इम्पीरियलिज्म में ग्रीड को शो करती है. ठीक है, इंसान को करप्ट बना देती है. चलिए अब हम अपने नावल की तरफ चलते हैं, हार्ट ऑफ डार्कनेस. पहले हम इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे टाइटल की, कि टाइटल की सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, तो हमारा टाइटल क्या है? हार्ट ऑफ डार्कनेस. और हार्ट का क्या मतलब होता है? दिल या फिर सेंटर. ठीक है, और डार्कनेस का मतलब अंधेरा, ईविल या फिर इग्नोरेंस. तो फिर इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ? सेंटर ऑफ डार्कनेस. तो इसके हम ना दो मीनिंग लेंगे. पहला मीनिंग है मतलब कनेक्शन विद कॉन्गोस. इसका क्या कनेक्शन है, या इसे सोचकर इन्होंने ये टाइटल रखा है. मार्लो की जो जर्नी है वो कॉन्गो रिवर है ना, तो जो यूरोप के लिए एक अननोन मिस्टीरियस जगह है. इसका जो लैंडस्केप जंगल है वो ब्रूटलिटी का सेंटर है. तो फिर इसका मतलब हुआ कि जंगल के अंदर की डार्कनेस, यानी अफ्रीका में जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, वायलेंस हो रहा है. ठीक है, अब इसका हम दूसरा मीनिंग पढ़ेंगे, सिंबॉलिक मीनिंग, जो ह्यूमन नेचर के साथ है. जो इसका टाइटल है वो शो कर रहा है इंसान के अंदर की ग्रीड, उसकी करप्शन. ठीक है, यहाँ पे जो टाइटल है सिर्फ अफ्रीका के लिए या जंगल के लिए नहीं, बल्कि इंसान की जो इसकी ह्यूमन नेचर है ना, उसको भी शो कर रहा है. नेक्स्ट हमें तो पता है इसका ऑथर जोसेफ कॉर्नर्ड है एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1899 एज अ नॉवेला. नॉवेला आपको पता है कि क्या होता है? नावल और शॉर्ट स्टोरी में क्या डिफरेंस है? नावल, एक नावल ऐसा होता है जो शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है और नावल से इसकी लेंथ छोटी होती है. एंड इन इट वाज पब्लिश इन ब्लैकवुड्स मैगजीन. इसका जॉनर क्या है? मॉडर्निस्ट नावल है, साइकोलॉजिकल फिक्शन है एंड एंटी कॉलोनियल लिटरेचर है. इसका नरेटिव स्टाइल, फ्रेम नरेटिव recounts Marlowe's story. ठीक है, बेस्ड ऑन कॉर्नर्स जर्नी इन द कॉन्गो रिवर, रिफ्लेक्ट्स यूरोपियन इम्पीरियलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉडर्निस्ट टेक्स्ट फुल ऑफ सिम्बलिज्म. आगे हम देखेंगे किस तरह मुख्तलिफ सिम्बल्स यूज़ किए गए हैं. ये आपको लिए शॉर्ट समरी मैंने राइट की है, मेन कंसेप्ट, ताकि आपका एक उम्मीद क्रिएट हो जाए अपने माइंड में. हम मेन समरी में इसे डिस्कस करेंगे. समरी के पार्ट 1 में वो बताते हैं कि मार्लो एक सेलमैन है जिसे बेल्जियन ट्रेडर की कंपनी हायर करती है कॉन्गो की ट्रेड मिशन के लिए. लेकिन जब वो अफ्रीका जाता है ना, तो उसे फिर रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे तो यूरोपियन की करप्शन इतनी ज़्यादा है, उनके ग्रीड और क्रूरल्टी बहुत ज़्यादा है, छुपी हुई है इसके अंदर. क्योंकि वो अफ्रीकन्स को ग़ुलामों की तरह ट्रीट करते हैं, ग़ुलामों की तरह उनसे काम लेते हैं और उनकी हक भी सल्ब किए जा रहे हैं. उनकी ज़िंदगी को ही वर्थलेस समझा जाता है. सेंट्रल स्टेशन पर ना मार्लो को पता चलता है कि उसकी स्टीमशिप टूट गई है, लेकिन जब तक वो इसे रिपेयर करता है उसे लोगों से ना गुड्स का जिक्र सुनने को मिलता है. कुर्सी की ऐसे एजेंट है जो सबसे ज़्यादा आइवरी लाता है और सबके लिए एक मिस्ट्री है. अब आइवरी ये होती है जिसमें हाथी के दांतों का जो ट्रेड होती है ना, उसे आइवरी कहा जाता है. अच्छा, अब उसकी ना शिप रिपेयर होगी. अब मार्लो और उसकी क्रू कॉन्गो रिवर के अंदर सफ़र अपना शुरू कर देती है. फिर जितना अंदर वो जाते हैं उन्हें उतनी जंगली और वायलेंट सीन सामने आते हैं. मार्लो को ये एहसास होता है कि ये जो जंगल है ना, ये इस इंसान की असली नेचर को एक्सपोज कर रहा है, मतलब ग्रीड और क्रूरलिटी को. फिर एक दिन उन पर अटैक होता है जिसमें एक क्रू मेंबर मर जाता है, लेकिन मार्लो और ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है कि वो कोच से मिले.
लेकिन जब वो कुड्स के स्टेशन के पास पहुंचता है तो उसे शॉकिंग चीज़ सामने आती है उसके सामने कि कुड्स ने अफ्रीकन ट्राइब्स को अपना फॉलोअर बना लिया हुआ है और उसका स्टेशन का बाहर सामने जो है ना ह्यूमन स्कर्स लगे हैं। वो एक तरह का गॉड बन गया जो आइवरी के लिए हर हद पार कर सकता है। कोर्ट्स इज प्रेजेंटेड एज बोथ अ गॉड लाइक फिगर एंड टेरन। टेरन का मतलब होता है जालिम, अ मैन हु हैज़ गॉन नेटिव एंड कमिटेड एट्रोसिटीज़। एट्रोसिटीज़ मीन्स एक ऐसा वायलेंट एक्ट, ठीक है, जो किया जाए। आखिरकार मार्लो जो होता है ना कोर्ट्स से मिलता है, तो कोर्ट्स बीमार है लेकिन उसका इन्फ्लुएंस अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसने एक रिपोर्ट लिखी होती है जिसमें पहले सिविलाइजिंग मिशन की बात होती है लेकिन एंड में लिखा होता है एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रिटिश, जो उसकी असल को एक्सपोज कर रहा होता है। तो कोर्ट्स पावर और जंगल की डार्कनेस के सामने इंसानियत खो चुका होता है। जब उसको यूरोप वापस ले जा रहे होते हैं तो उसकी एक्चुअल डेथ हो जाती है और उसके लास्ट वर्ड्स होते हैं द हॉरर, द हॉरर। ये वर्ड सिंबलाइज करते हैं कि उसने अपने एक्शंस और इंसानियत की असल डार्कनेस को पहचान लिया। मार्लो यूरोप लौट आता है और वहाँ पे डार्कनेस जब को कोर्ट्स की समझ लिया। फाइनेंस मिलती है उसे, मार्लो जब तो यूरोप वो उसे लौट समझती है, जाता वो है, समझती थी कि लौट आता कोर्ट्स है एक तो वहाँ नोबल हीरो कोर्ट्स था। की उसके लास्ट वर्ड्स फियांसे कुछ मेरे से बारे मिलता में है। होंगे। वो तो समझती है कि वो मार्लो कोर्ट्स से एक पूछती है कि उसने नोबल क्या हीरो कहा था था। लास्ट पर। जब वो तो उसने लास्ट वर्ड्स कहा, के बारे में झूठ बोल पूछती है दिया कि कि उसने मार्लो ने कोर्ट्स ने लास्ट कहा था वर्ड्स कि क्या उसके कहे लास्ट होंगे, वर्ड्स तो तुम्हारा नाम मार्लो थे। उसे इस मार्लो एक सच झूठ नहीं बोलकर बताता। उसकी उसकी इल्यूजन्स बजाय को कहता है कि प्रोटेक्ट कोर्ट्स करता के है। लास्ट वर्ड्स तुम्हारा एंडिंग नाम में था। क्या होता है इस कि तरह कहानी मार्लो झूठ ख़त्म होती बोलता है है। और जो नरेटर होता है वापस थीम्स रिवर की तरफ देखता है। अब उसे ये रिवर एक हार्ट ऑफ डार्कनेस लगती है, जो शो करते हैं कि डार्कनेस सिर्फ अफ्रीका में नहीं बल्कि यूरोप और इंसानी सिविलाइजेशन के अंदर हो भी है। अब हम इसके मेन कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। आपको जैसे पता है मार्लो मेन कैरेक्टर है, कोट्स है, द मैसेंजर है, पिलग्रिम्स है। और सबसे पहले हम मार्लो के बारे में बात करेंगे। मार्लो को मैंने आपको पहले भी बताया था, वो एक सेलर है। तो वो अ सीमैन एंड द मेन नरेटर रिप्रेजेंट्स अ स्केप्टिकल ऑब्जर्वर ऑफ इम्पीरियलिज्म। जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं वो आप इसके कैरेक्टर के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये पास्ट पेपर में भी पूछा गया सवाल। और कोर्ट्स के करेक्टर में भी पास्ट पेपर में नहीं सवाल पूछा गया कि राइट अ नोट ऑन द करेक्टर ऑफ कोर्ट्स। तो कोर्ट्स क्या एक ब्रिलियंट बट मॉरली करप्टेड मैन है। आगे आगे मैनेजर है और उसके बाद है इंटेंडेंट कोर्ट्स फियांसे, जिसकी यूरोप में फियांसे है ना। तो वो रिप्रेजेंट करती है आइडियलिज्म को, इग्नोरेंस ऑफ कॉलोनियल ब्रूटैलिटी को। वो मतलब ये आइडियलाइज करती है कि उसका जो कोर्ट्स है वो बहुत एक हीरो है, ठीक है। पिलग्रिम्स यूरोपियन एजेंट्स obsessed with profit, they represent blind greed. नेटिव्स जो हैं वो often unnamed, they are exploited and dehumanized by colonial power. अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात ऐड कर दूँ, ये जो है ना यूरोपियंस, ये बड़े कहते हैं खुद को सिविलाइज्ड, कि हम सिविलाइजेशन है, हमारे पास था है। लेकिन जब इन्हीं सिविलाइज्ड पीपल को एक ऐसा इलाका मिल जाए जहाँ पे कानून ना हो, जहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा हुकूमत परफेक्ट ना हो, तो वहाँ पे ये इनके अंदर वाला इनर मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। तो फिर ये सिविलाइज तो ना हुए। अब हम थीम्स पढ़ेंगे। पहला थीम है इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। इम्पीरियलिज्म मैंने आपको समझा दिया था ना कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के रिसोर्सेज पर को एक्सप्लॉइट करती है, उसको दूसरी कंट्री पर उसकी कल्चर पर अपना कंट्रोल जमाती है, उसकी पॉलिटिक्स पर, ठीक है, और वहाँ के लोगों को ये हकूक़ सल्ब करती है। अब यहाँ पे जो दूसरा थीम है वो भी इम्पोर्टेंट है, द डार्कनेस विद इन मैन। यहाँ पे समझ दिखाया जाता है कि कॉनरेड क्या दिखा रहा है कि हर इंसान के अंदर ग्रीड, सेल्फिशनेस, क्रूरलिटी का पोटेंशियल होता है, ठीक है। वो ये नहीं कि वो सिविलाइज्ड है, उनके अंदर का जो ग्रीड है ना सबके अंदर है। कोर्ट्स इस डार्कनेस की परफेक्ट एग्जाम्पल है। पावर और आइवरी के लिए वो अपनी इंसानियत खो देता है। अब ये जो तीसरा थीम है अलाइनेशन एंड आइसोलेशन का, ये भी मेजर थीम है। मार्लो और कोर्ट्स दोनों अपने सफ़र में फिज़िकली और इमोशनली आइसोलेटेड है। ये शो करते हैं कि जंगल और पावर के सामने इंसान का कुछ कनेक्शन सोसाइटी और ह्यूमैनिटी से टूट जाता है। नेक्स्ट वन थीम है हाइपोक्रेसी ऑफ सिविलाइजेशन। हाइपोक्रेसी ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब है कि जो सोसाइटी ये यूरोप खुद को सिविलाइज कहते हैं वो असल में ब्रूटल और ग्रीडी हैं। नावल में यूरोप की सिविलाइजिंग मिशन का मास्क उतार कर असली एक्सप्लॉयटेशन और वायलेंस सामने आता है।
लास्ट वन थी कि थीम है ट्रूथ एंड लाइज। ट्रूथ और लाइज भी एक इम्पोर्टेंट थीम है, क्योंकि मार्लो कोट्स की फियांसी को से कोट्स के लास्ट वर्ड्स के सच नहीं बताता, वो एक लाई बोलता है कि ताकि उसके इल्यूजन्स डिस्ट्रॉय ना हो। ये शो करता है कि रियलिटी और अपीयरेंसेस अक्सर अलग होते हैं और इंसान ट्रुथ को कभी कभी हाइड करता है। अब हम सिंबलिज्म की बात करेंगे, जो सिंबल्स और उनकी मीनिंग क्या है। डार्कनेस जो है मॉरल भी है और स्पिरिचुअल करप्शन भी है, ठीक है। अननोन, जो स्पिरिचुअल करप्शन है वो अननोन है। द कॉन्गो रिवर, फिर फॉग, confusion, lack of clarity, both literal and moral. Ivory symbol of greed and exploitation, जो कोर्ट्स के लास्ट वर्ड है वो सिम्बलाइज करते हैं रियलाइजेशन ऑफ इविल एंड फर्टिलिटी को। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोवर्ड्स भी और उसकी मीनिंग पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो कोवर्ड्स होते हैं आप किसी भी क्रिटिकल एनालिसिस में ऐड कर ले, ठीक है। जब आपसे कुछ भी पूछा जाए, एग्जामिनर पूछे, तो आप ये जो 2-3 ऐड कर लेंगे, इससे आपके मार्क्स ज़्यादा हो इन्हेंस होंगे और एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। द हॉरर, ये कोट्स ने कहा था, ये इम्पोर्टेंट कोट है। अ क्राई ऑफ डिस्पियर, रियलाइजेशन ऑफ द इवल ही बिकेम, ये इसका मीनिंग है। सेकेंड वन है योर स्ट्रेंथ इज जस्ट एन एक्सीडेंट अराइजिंग फ्रॉम द वीकनेस ऑफ अदर्स, ये मार्लो ने कहा था, ये कलोनियल पावर को क्रिटिक कर। तीसरा है वी लिव इन द फ्लिकर मे इट लॉस्ट एज लॉन्ग एज द ओल्ड अर्थ कीप रोलिंग, मार्लो ने कहा था, ये civilization is a brief light in a sea of darkness. And the last one, there is a taint of death, a flavor of mortality in lies, which is exactly what I hate and detest in the world, what I want to forget. ये मार्लो ने कहा था, ये internal conflict about truth was comfort. अब हम इसकी कंक्लूजन करते हैं। हर्ट ऑफ डार्कनेस क्या क्या एक्सपोज करती है, ब्रूटैलिटी ऑफ यूरोपियन इंपीरियलिज्म, फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन मोरालिटी, डार्कनेस विद इन सिविलाइजेशन इटसेल्फ। तो स्टूडेंट्स, ये नावल सिर्फ एक अफ्रीकन जर्नी की कहानी नहीं है, बल्कि एक सिम्बॉलिक जर्नी है ह्यूमन सोल के अंदर तक। जोसेफ कॉर्नेट हमें दिखाता है कि इंपीरियलिज्म के पीछे सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन और ग्रीड है, और जब इंसान पावर के सामने होता है तो वो अपनी इंसानियत खो देता है। स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें, और जो आपको मिस्टेक्स लगी, जो आपको कन्फ्यूजन हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं। और मज़ीद लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।